निक्केई न्यूज, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 22 जुलाई से यूरोपीय संघ के नेताओं ने जापान का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। अगले दिन जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कोस्टा के साथ बैठक की, जिसमें जापान यूरोपीय संघ व्यापार सहयोग के विस्तार सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जापान रवाना होने से पहले वॉन डेर लेयन ने व्यस्तता के बावजूद निक्केई न्यूज को विशेष साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने जापान यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। जापान के साथ मिलकर रेयर अर्थ की खुदाई करना, ताकि चीन की रेयर अर्थ सप्लाई चेन से यूरोपीय संघ पर पड़ने वाले भारी दबाव का मुकाबला किया जा सके। ये सहयोग किस तरह से होगा? संक्षेप में, यूरोपीय संघ परियोजनाएं लाएगा, जबकि जापान धन और तकनीक देगा। वर्तमान में यूरोपीय संघ ने ग्रीनलैंड, अफ्रीका और यूरोप सहित कई स्थानों पर रेयर अर्थ खनन परियोजनाएं शुरू की हैं। यूरोपीय पक्ष चाहता है कि जापान इनमें पूंजी और तकनीक दोनों के साथ भाग ले। इस साल मार्च में फ्रांस ने यूरोप के पहले बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ पुनर्चक्रण संयंत्र का निर्माण शुरू किया है, जिसमें यूरोपीय संघ और जापान की सरकारी व निजी संस्थाएं भाग ले रही हैं। यूरोपीय लोगों को लगता है कि यह एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भविष्य में यूरोप और जापान के बीच रेयर अर्थ के संयुक्त खनन का उज्जवल भविष्य है और इसमें संभावनाएं हैं। फोन डेर लेयन भी इन आशावादी यूरोपीय लोगों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और जापान जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिए यह सहयोग हमारे संबंधों को घनिष्ठ बनाएगा, क्योंकि इसी तरह हम समय के बदलावों के अनुकूल हो सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यूरोप और जापान दोनों को हमारे साझा, निष्पक्ष और खुले मूल्यों के आधार पर वैश्विक व्यापार और तकनीकी नियम बनाने चाहिए। फोन डेर लेयन की कल्पना में यूरो जापान गठबंधन में एक और एक मिलकर 2 से अधिक की विशाल क्षमता होनी चाहिए, जो अमेरिका को आकर्षित कर सके, चीन को पूर्व की ओर एकत्र कर सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पर्यवेक्षक बनने का पात्र हो। विशेष रूप से रेयर अर्थ सामग्री, ऑटोमोबाइल बैटरी और सेमीकंडक्टर जैसे मुख्य क्षेत्रों में। ये क्षेत्र चीन और अमेरिका दोनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। जापान के साथ उच्च स्तर पर रेयर अर्थ सहयोग को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धी गठबंधन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि चीन की रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम की जा सके। मानना पड़ेगा, फोन डेर लेयन की यह योजना वाकई काफी आकर्षक लगती है, लेकिन अफसोस, जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा हो नहीं पाया। यूरोपीय लोगों की यह कल्पना भले ही रणनीतिक स्वायत्तता जैसी दिखती हो, लेकिन असल में यह वैश्विक रेयर अर्थ उद्योग की संरचना को लेकर उनकी समझ की कमी को उजागर करती है। रेयर अर्थ क्षेत्र में चीन की मुख्य ताकतें फोन डेर लेयन जैसे लोगों की सोच से कहीं अधिक जटिल हैं। रेयर अर्थ की असली कीमत सिर्फ खुदाई से नहीं आंकी जा सकती, असल महत्व तो उसकी प्रोसेसिंग और शुद्धिकरण में है। चीन के पास रेयर अर्थ खनिजों के मामले में वाकई प्राकृतिक वरदान है, लेकिन चीन की रेयर अर्थ इंडस्ट्री चेन का दुनिया में बेजोड़ होना सिर्फ संसाधनों की अधिकता या ज्यादा खुदाई पर निर्भर नहीं है। दशकों की मेहनत और अनुभव से विकसित हुई पूरी इंडस्ट्री चेन पर नियंत्रण और तकनीकी बाधाएं ही हमारी असली ताकत हैं। पूरी औद्योगिक श्रृंखला पर नियंत्रण और तकनीकी बाधाएं ही हमारी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का मूल है। फोन डेर लेयन द्वारा कल्पित यूरोप जापान की तथाकथित वैकल्पिक योजना असल में अपने कमजोर पक्षों से बचने और चीन की औद्योगिक शक्ति का गलत आकलन करने जैसा है। औद्योगिक वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखें तो चीन रेयर अर्थ के परिष्करण और पृथक्करण के क्षेत्र में वैश्विक क्षमता का 90% से अधिक हिस्सा रखता है। यह श्रेष्ठता कठिनाई से दोहराई जा सकने वाली तकनीकी जी लय से उत्पन्न हुई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि की सैकड़ों हजारों स्तर की प्रक्रिया नियंत्रण से लेकर सहायक रेडियोधर्मी तत्वों के निपटान की पर्यावरण सुरक्षा तकनीक तक और बड़े पैमाने पर उत्पादन की लागत नियंत्रण क्षमता तक, इन सब ने अन्य देशों के लिए अल्पकाल में पार न की जा सकने वाली खाई बना दी है। यूरोपीय संघ ने भले ही फ्रांस में एक रेयर अर्थ पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया है और जापान भी तथाकथित शहरी खनिज तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये सभी योजनाएं अंततः पूरी तरह लागू भी हो जाएं, तो भी वोलोंग फेंगचू द्वारा पुनर्प्राप्त की गई रेयर अर्थ की मात्रा वैश्विक मांग का केवल लगभग 5% ही पूरा कर सकती है। इसी दौरान उच्च शुद्धता वाली रेयर अर्थ का पृथक्करण अभी भी चीन पर ही निर्भर करता है। ग्रीनलैंड और अफ्रीका में खनन परियोजनाओं की बात करें तो फिलहाल हम पश्चिमी देशों द्वारा बार बार उठाए जाने वाले तथाकथित पर्यावरणीय और मूल निवासियों के विरोध की बात नहीं करते। अब इन जगहों पर नजर गड़ाए हुए सिर्फ यूरोपीय संघ और जापान ही नहीं है। ट्रंप तो कुछ रेयर अर्थ हासिल करने के लिए अब लगभग जुनूनी हो गए हैं। अगर यूरोप और जापान को ग्रीनलैंड और अफ्रीका जैसे इलाकों में अमेरिका की लंबी बाहों का सामना करना पड़े तो क्या होगा? क्या फोन डेम फेंग दमा
चीन के साथ बातचीत की मेज पर जितनी सख्त थी, उतनी ही सख्ती से अमेरिका का सामना कर पाएंगी? मुझे इस पर गहरा संदेह है। सबसे अहम बात, जापान की रेयर अर्थ इंडस्ट्री चीन की सप्लाई चेन पर निर्भर है। हालांकि जापान के पास हाई एंड मैग्नेट निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में वाकई अच्छी तकनीक है, लेकिन उसे अपनी जरूरत का 80% नियोडिमियम ऑक्साइड चीन से आयात करना पड़ता है। इस साल अप्रैल से देश की रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात नियंत्रण नीति ने कई जापानी ऑटो कंपनियों को कच्चे माल की भारी कमी में डाल दिया है। अगर जापान वाकई ईयू के साथ मिलकर चीन की रेयर अर्थ इंडस्ट्री चेन की बढ़त को चुनौती देने की सोचता है, तो मुझे यकीन है कि जापानी ऑटो कंपनियों के लिए मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। इसके अलावा जिस यूरो जापान सहयोग से फोन डेर लेन को उम्मीदें हैं, वह मिलकर रेयर अर्थ की खुदाई का प्रोजेक्ट भरोसेमंद नहीं है। जापानियों का बहुप्रतीक्षित डीप सी रेयर अर्थ और निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परीक्षण चरण में है और इसके व्यावसायिक होने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। और जिस रेयर अर्थ रिसाइकलिंग तकनीक पर उसे गर्व है, वह केवल एल्यूमिनियम, कोबाल्ट जैसे कुछ ही तत्वों को रिसाइकल कर सकती है और इसकी लागत चीन की समान रिफाइनिंग तकनीक से 3 गुना से भी अधिक है। यूरोपीय संघ ने जापान जैसी असंतुलित और कमजोर नींव पर दांव लगाया है। चीन का मुकाबला करने की बातें करना बच्चों को बहलाने जैसा है। असल में वे उद्योग के नियमों की जगह राजनीतिक शुद्धता को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की निर्णय संबंधी गलतियां औद्योगिक श्रृंखला के समन्वय की अनदेखी में भी दिखती हैं। चीन के पास रेयर अर्थ खनन, रिफाइनिंग, पृथक्करण से सामग्री अनुप्रयोग तक की पूरी औद्योगिक श्रृंखला है और किसी भी कड़ी में तकनीकी प्रगति को तेजी से औद्योगिक लाभ में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, चीनी कंपनियों ने रेयर अर्थ रहित मैग्नेट तकनीक विकसित कर ली है, जिससे जापान के उच्च स्तरीय क्षेत्रों में पेटेंट की दीवारें सीधे कमजोर हो गई हैं। इसके विपरीत यूरोपीय संघ औद्योगिक नीति की कमी से जूझ रहा है। पर्यावरण नियमों के कारण खनन परियोजनाओं पर भी रोक है। फ्रांस में रिसाइकलिंग फैक्ट्री का निर्माण पर्यावरण संगठनों के विरोध के चलते ठप पड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर चीन की ताकत और संसाधनों को अलग कर दें, तो यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इतिहास के विकास की प्रवृत्ति को देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चीन की दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता बहुत गहरी रही है। यह तकनीकी क्षमता और औद्योगिक दक्षता बाजार की तर्कसंगत पसंद है। अगर यूरोपीय संघ दुर्लभ धातुओं के क्षेत्र में चीन से अलग होने पर अड़ा रहता है, तो उसे 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। या तो दुर्लभ धातुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से यूरोपीय विनिर्माण उद्योग की लागत में बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी, या फिर कम शुद्धता वाली दुर्लभ धातु सामग्री से यूरोपीय उत्पादों के प्रदर्शन में गिरावट स्वीकार करनी होगी, या फिर विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के तहत व्यापार संरक्षणवाद का झंडा ऊंचा करने के कारण चीन द्वारा उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वर्तमान में वैश्विक दुर्लभ धातु उद्योग की प्रतिस्पर्धा अब केवल संसाधनों की होड़ नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और औद्योगिक श्रृंखला के संचालन की समग्र प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। चीन अपनी परिष्करण और पृथक्करण में बढ़त बनाए रखते हुए अब उच्च स्तरीय सामग्री, पुनर्चक्रण तकनीक और विकल्प सामग्री जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है। औद्योगिक सुरक्षा की यह खाई केवल और गहरी होती जाएगी। यूरोपीय संघ और जापान का यह क्षणिक गठबंधन शायद कुछ समय के लिए जनमत में गर्मी पैदा कर सकता है, पर वास्तविक औद्योगिक शक्ति के सामने यह अंततः एक व्यर्थ रणनीतिक प्रदर्शन साबित होगा। यह उल्लेखनीय है कि फोन डेर लेयन और उनके साथियों की यात्रा योजना के अनुसार जापान की यात्रा के बाद वे सीधे चीन आने वाले हैं। यूरोपीय संघ ने जापान यात्रा को चीन यात्रा से पहले रखने का कारण ब्लूमबर्ग की अटकलों के अनुसार यह है कि फोन डेर लेयन को चीन यूरोप वार्ता, खासकर दुर्लभ धातुओं के मुद्दे पर ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए वे पहले जापान जाकर दिखावा कर रही हैं, हवा में ही वार्ता के लिए सौदेबाजी के चिप्स बना रही हैं, ताकि चीन के साथ होने वाली अगली बातचीत में कुछ आत्मविश्वास जोड़ सकें। यह कहना चाहिए कि यूरोपीय लोग अपनी औकात के बारे में कुछ हद तक जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर फोन डेर लेन इसी मानसिकता और रवैये के साथ हमारे पास बातचीत करने आती है, तो उन्हें वाकई किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।